हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एडी लर्निंग अकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये नववर्ष आपके जीवन में सिलेक्शन से भरा हो, आपके माँ बाप का सपना पूरा हो, ढेर सारी खुशियां इस नववर्ष में आपको मिले। तो चलिए इसी आशा, इसी विश्वास के साथ में आज हम एक महत्वपूर्ण क्लास आपके लिए लेकर आए। क्लास इतनी महत्वपूर्ण होने वाली है कि 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो क्लास को आपको अंत तक देखते हुए चलना है। क्लास में आपका स्कोर कितना रहा ये तो आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना ही है। कैसा कंटेंट आपको हमारा लगा, कितने नए क्वेश्चन आपको सीखने को मिले, ये भी आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। कॉपी पेन आप साथ में लेकर बैठेगा। जो भी आज की क्लास से आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे या महत्वपूर्ण प्रश्न लगे उसे साथ साथ नोट करते हुए चलेगा, ताकि एग्जाम के समय आप उसे रिवाइज कर सको। तो चलिए शुरू करेंगे आज की महत्वपूर्ण क्लास। आज की क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन है, अभिकथन ए, अनिवार्य समझे जाने वाले कुछ अमीनो अम्ल आहार में प्रोटीन से प्राप्त करने होते हैं। कारण आर, क्योंकि वो मानव देह में संश्लेषित नहीं होते। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है हमारा ए सत्य है परंतु आर असत्य है। ऑप्शन 2, ए और आर दोनों सत्य है। ऑप्शन 3, ए असत्य है परंतु आर सत्य है। ऑप्शन 4, ए और आर दोनों ही असत्य है। यूजीसी नेट एग्जाम 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते हुए चलेगा। पहले क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, तब आप अपना आंसर यहाँ पर देते हुए चलिए। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से ए और आर दोनों ही सत्य है। अभिकथन अनिवार्य समझे जाने वाले कुछ अमीनो अम्ल आहार में प्रोटीन से प्राप्त करने होते, ये भी अभिकथन सही है। और इसका कारण, क्योंकि वो मानव देह में संश्लेषित नहीं होते, कारण भी इसका सही है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर दूसरा सही है, दोनों ही सत्य है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा ओमेगा 3 वसा अम्ल है। पहला ऑप्शन है हमारा लिनोलिक अम्ल। ऑप्शन 2 ओलिक अम्ल। ऑप्शन 3 लिनोलेइक अम्ल। ऑप्शन 4 अर्केडोनिक अम्ल। यूजीसी नेट 2010 और 7 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो महत्वपूर्ण लगाते हुए चलेगा। आपको बताना है कि ओमेगा 3 वसा अम्ल कौन सा है। क्या पहला ऑप्शन होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या चौथा ऑप्शन होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है, लिनोलेइक अम्ल ओमेगा 3 वसा अम्ल है। तो ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न वसा MUFA का सर्वोत्तम साधन है। नारियल का तेल, सूर्यमुखी का तेल, सोयाबीन का तेल या जैतून का तेल। आपको बताना है कि MUFA का सर्वोत्तम साधन कौन सा है। क्या पहला ऑप्शन होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या चौथा ऑप्शन होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऑप्शन हमारा चौथा यहाँ पर सही है, जैतून का तेल। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, अभिकथन ए, आहार से प्रवर्त ताप उत्पत्ति उन आहार में कम होती है जिनमें वसा की मात्रा अधिक होती है। कारण आर, कार्बोज की अपेक्षा वसा के पाचन, अवशोषण और उपापचय में अधिक ऊर्जा प्रयोग होती है। आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, ए और आर दोनों ही सही है। ऑप्शन 2, ए गलत है और आर सही है। ऑप्शन 3, ए सही है परंतु आर यहाँ पर आर भी सही है। ऑप्शन 4 में ए और आर दोनों गलत है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। और यूजीसी नेट एग्जाम 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, ए गलत है और आर यहाँ पर सही है। अभिकथन इसका आहार में प्रवर्त ताप उत्पत्ति उन आहार में कम होती है जिनमें वसा की मात्रा अधिक होती है, ये हमारा यहाँ पर अभिकथन गलत है। और इसका कारण कार्बोज की अपेक्षा वसा के पाचन, अवशोषण और उपापचय में अधिक ऊर्जा प्रयोग होती है, ये ऑप्शन हमारे यहाँ पर इसका कारण सही है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन दूसरा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, वसा के इस्तेमाल के विषय में आजकल क्या धारणा है। पहला ऑप्शन, वसा का उपयोग नहीं करना चाहिए। ऑप्शन 2, संतृप्त वसा का उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन 3, वसा का उपयोग असंतृप्त वसा के रूप में करना चाहिए। ऑप्शन 4, हाई कोलेस्ट्रॉल वाला भोजन ग्रहण करना चाहिए। पीजीटी एग्जाम 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर बताना है कि वसा के इस्तेमाल के विषय में आजकल क्या धारणा है। क्या पहला ऑप्शन होगा हमारा, क्या दूसरा होगा, तीसरा होगा या चौथा ऑप्शन यहाँ पर होगा। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है, वसा का उपयोग असंतृप्त वसा के रूप में करना चाहिए। यही वसा के इस्तेमाल में आजकल धारणा बनी हुई है। तो ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने छठे क्वेश्चन की ओर। माल्टा आटा रागी से बनाया जाता है, जो अच्छा साधन है। कॉपर का, फॉस्फोरस का, कैल्शियम का, विटामिन ए का। जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम 2013 और 14 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर बताना है कि माल्टा आटा जो रागी से बनाया जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि माल्टा आटा किससे बनाया जाता है, तो ये रागी से बनाया जाता है। और ये आपको बताना है कि ये अच्छा साधन किसका है।
क्या कॉपर का होगा, फॉस्फोरस का होगा, कैल्शियम का होगा या विटामिन ए का होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो माल्टा आटा रागी से बनाया जाता है, तो ये एक अच्छा साधन होता है कैल्शियम का। तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, लोहे का कार्य है। पहला ऑप्शन ऑक्सीजन पहुंचाना, ऑप्शन 2 खून बनाना, ऑप्शन 3 खाना पहुंचाना, ऑप्शन 4 खाना और ऑक्सीजन पहुंचाना। टीजीटी एग्जाम 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि लोहे का कार्य क्या होता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से लोहे का कार्य होता है खून बनाना। खून के निर्माण में लोहे का महत्वपूर्ण योगदान होता है। हीमोग्लोबिन में लोहा और प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ से भी ऑप्शन बन जाता है, तो हीमोग्लोबिन में लोहा और प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, आयोडीन की कमी का साधारण लक्ष्य है। ऑप्शन पहला जिगर का बढ़ना, ऑप्शन 2 ठोड़ी का बढ़ना, ऑप्शन 3 कॉर्निया का फैल जाना, ऑप्शन 4 गले का फूलना। टीजीटी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर बताना है कि आयोडीन की कमी का साधारण लक्ष्य क्या है। क्या जिगर का बढ़ना होगा, ठोड़ी का बढ़ना होगा, कॉर्निया का फैल जाना होगा या गले का फूलना होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से ये आयोडीन की कमी का साधारण लक्ष्य है गले का फूल जाना। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, एंडेमिक घेंगा निम्न में से किस क्षेत्र में अधिक पाया जाता है। ऑप्शन पहला तटीय क्षेत्र, ऑप्शन 2 पहाड़ी क्षेत्र, ऑप्शन 3 मैदानी क्षेत्र, ऑप्शन 4 सूखा प्रभावित इलाके। जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम 2013 और 14 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि एंडेमिक घेंगा निम्न में से किस क्षेत्र में अधिक पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से पहाड़ी क्षेत्र में एंडेमिक घेंगा सर्वाधिक पाया जाता है। आगे बढ़ जाता है अपने 10वें क्वेश्चन की ओर। किस मूल द्रव्य की कमी से बच्चों में जुड़वामनता का विकास होता है। ऑप्शन पहला आयोडीन, ऑप्शन 2 आयरन, ऑप्शन 3 कॉपर, ऑप्शन 4 जिंक। डीएसएसपी टीजीटी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि किस मूल द्रव्य की कमी से बच्चों में जुड़वामनता का विकास होता है। तो किसकी कमी से होगा, तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर से ये आयोडीन की कमी से। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, किस अवस्था में अत्यधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, गर्भावस्था एवं धात्री अवस्था में या वृद्धावस्था में। पीजीटी एग्जाम 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर बताना है कि किस अवस्था में अत्यधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। क्या किशोरावस्था में होगी, बाल्यावस्था में होगी, गर्भावस्था एवं धात्री अवस्था में होगी या वृद्धावस्था में होगी। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से ये अत्यधिक प्रोटीन की आवश्यकता गर्भावस्था एवं धात्री अवस्था में होती है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि समय पर आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप यहाँ पर काफ़ी फ़ायदा आपको होने वाला है। इस क्लास का आप फ़ायदा उठाइए और भी बच्चों को यहाँ पर जोड़िए और भी बच्चों को ये क्लास शेयर कीजिए, ताकि और भी बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। जो बच्चे होम साइंस से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सीरीज़ रामबाण साबित होने वाली है। हमारा मेन उद्देश्य यही है कि ये नव वर्ष में आपका जो एग्ज़ाम होने वाले उसमें आपको काफ़ी फ़ायदा मिले और आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो। तो चलिए अब देख लेते हैं अपना 12वां क्वेश्चन। गर्भावस्था के दौरान गर्भवती स्त्री के लिए आवश्यक है नूडल्स एवं पिज्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक्स एवं आइसक्रीम, केक व चॉकलेट, दूध में प्रोटीन युक्त भरपूर भोजन। पीजीटी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताने कि गर्भावस्था के दौरान गर्भवती स्त्री के लिए क्या आवश्यक होगा। क्या नूडल्स व पिज्ज़ा होगा, कोल्ड ड्रिंक्स एवं आइसक्रीम होगी, केक व चॉकलेट होगा या दूध में प्रोटीन युक्त भरपूर भोजन होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो गर्भावस्था के दौरान एक गर्भवती स्त्री के लिए दूध में प्रोटीन युक्त भरपूर भोजन आवश्यक होता है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, फूड शील्ड का प्रयोग होता है रेस्टोरेंट में, हवाई उड़ानों के खानपान में, कैफेटेरिया में, अस्पताल में भर्ती मरीजों की ट्रे सर्विस में। यहाँ पर आप थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर हवाई कर लीजिएगा। हवाई उड़ानों के खानपान में आपको बताना है कि फूड शील्ड का प्रयोग होता है, तो कहाँ पर होता है ये आपको हमें बताना है। तो फूड शील्ड का प्रयोग होता है रेस्टोरेंट में, तो ऑप्शन हमारा पहला ही यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, परिधीय आंतरिक पोषणीय सहायता
का एक माध्यम है जिसमें आंतरिक विलयन सीधे खालिस्तान में डाला जाता है? नाक, मुंह, परिधीय शिरा या धमनियों? DSSB PGT 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है, तब आपको अपना आंसर देना है। यहाँ पर परिधीय आंतरिक पोषण पोषणी सहायता का एक माध्यम है जिसमें आंतरिक विलयन सीधे डाला जाता है। ये आपको बताना है कि कहाँ पर डाला जाता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर कौन सा सही होगा? तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, परिधीय शिरा में डाला जाता है। तो ऑप्शन तीसरा हमारा सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, एक व्यायामी का स्वस्थ भोजन पैटर्न होना चाहिए। पहला ऑप्शन है छिटपुट और केवल तब खाएं जब वे भूखे हो। ऑप्शन 2, 3 वर्ग भोजन एक दिन में केवल यहाँ पर होना चाहिए। या ऑप्शन 3, भूख से बचने के लिए जब पूरे दिन छोटा नाश्ता। ऑप्शन 4, एक वरद भरा पूरा भोजन प्रत्येक व्यायाम के बाद। DSSB PGT 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि एक व्यायामी का स्वस्थ भोजन पैटर्न क्या होना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, छिटपुट और केवल तब खाए जब वे भूखे हो। तो यही एक व्यायामी का स्वस्थ भोजन पैटर्न होता है। तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, चिकित्सकीय आहार है मुलायम आहार, तरल आहार, सादा आहार या इनमें से सभी? PGT 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि चिकित्सकीय आहार होता है तो कैसा आहार होगा, ये आपको बताना है। क्या मुलायम होगा, तरल होगा या सादा होगा? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से चिकित्सीय आहार होता है सादा आहार। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, अधिक प्रोटीन युक्त भोजन इस बीमारी में दिया जाता है? यक्ष्मा, मधुमेह, ऑस्टियोपोरोसिस या पीलिया? UGC नेट एग्जाम 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर बताना है कि अधिक प्रोटीन युक्त भोजन इस बीमारी में दिया जाता है। किस बीमारी में दिया जाता है ये आपको बताना है। क्या यक्ष्मा में दिया जाएगा, मधुमेह में दिया जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस में दिया जाएगा, पीलिया में दिया जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, अधिक प्रोटीन युक्त भोजन दिया जाता है यक्ष्मा बीमारी में। यक्ष्मा जिसे हम टीबी, क्षय रोग, टीबी की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है तो ट्यूबरक्लोसिस, ये भी आप नोट करते चलेगा। कभी कभी ये फुल फॉर्म भी आपसे पूछ लेता है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, ICMRNIN 2020 RDA सारणी के अनुसार सामान्य आधारीय चयापचय दर पर संदर्भित भारतीय महिला एवं पुरुष का वजन निश्चित हुआ है। पहला ऑप्शन 60 किलोग्राम पुरुष एवं 50 किलोग्राम महिला। ऑप्शन 2, 49 किलोग्राम पुरुष और 45 किलोग्राम महिला। ऑप्शन 3, 65 किलोग्राम पुरुष एवं 55 किलोग्राम महिला। ऑप्शन 4, 62 किलोग्राम पुरुष एवं 52 किलोग्राम महिला। UPTGT एग्जाम 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। आपको बताना है कि ICMRNIN 2020 के अनुसार RDA सारणी के अनुसार आपको बताना है कि पुरुष एवं महिला का निश्चित वजन क्या हुआ था। क्या पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर होगा? तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर तीसरा यहाँ पर सही है, 65 किलोग्राम पुरुष एवं 55 किलोग्राम महिला, ये निश्चित वजन हुआ था। तो ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, शुद्ध तरल आहार का प्रकार नहीं है? ग्लूकोज का पानी, बारले का पानी, खिचड़ी, कच्चे नारियल का पानी। PGT एग्जाम 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि शुद्ध तरल आहार का प्रकार नहीं है। यहाँ पर नहीं दिया गया है तो ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ते ही चलना है। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, जल्दीबाजी में क्वेश्चन तो पढ़ लेते हैं लेकिन ये नहीं भूल जाते हैं, जिससे क्या होता है इसका क्वेश्चन पूरा ही गलत हो जाता है। आपको बताना है कि शुद्ध तरल आहार का प्रकार नहीं है, कौन सा नहीं है? क्या ग्लूकोज का पानी, बारले का पानी, खिचड़ी या कच्चे नारियल का पानी? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो शुद्ध तरल आहार का प्रकार नहीं है खिचड़ी। हमारा ऑप्शन तीसरा यहाँ पर सही है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, पॉलीयूरिया किस बीमारी में दिखाई पड़ता है? ऑप्शन पहला UTI, ऑप्शन 2 TB, ऑप्शन 3 टाइफॉइड, ऑप्शन 4 डायबिटीज। आपको यहाँ पर बताना है कि पॉलीयूरिया किस बीमारी में दिखाई पड़ता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, पॉलीयूरिया दिखाई पड़ता है डायबिटीज बीमारी में। तो ऑप्शन हमारा चौथा सही है।
आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, ज्वर के दौरान देना चाहिए। पहला ऑप्शन मसालेदार खाद्य पदार्थ। ऑप्शन 2 वह खाद्य जो सहजता से उपलब्ध हो। ऑप्शन 3 सरलता से पचने वाला खाद्य। आपको बताना है कि ऑप्शन 4 तले हुए और खस्ता खाद्य पदार्थ। आपको बताना है कि ज्वर के दौरान कैसा यहाँ पर खाद्य पदार्थ देना चाहिए। क्या मसालेदार खाद्य पदार्थ देना चाहिए, वे खाद्य जो सहजता से उपलब्ध हो, या सरलता से पचने वाला खाद्य पदार्थ, या तले हुए और खास्ता खाद्य पदार्थ। आपको बताने की ज्वर के दौरान कैसा खाद्य पदार्थ देना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर देख लेते हैं। तो ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर सही है, सरलता से पचने वाला खाद्य पदार्थ ज्वर के समय देना चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने 22वें क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। और हम इतना प्रयास कर रहे हैं तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी ज़रूर किया कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए और भी बेहतर से बेहतर यहाँ पर करते रहेंगे। आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट हम लाते रहेंगे ताकि आपके एग्जाम में आपको हेल्प मिल सके। तो चलिए देख लेते हैं अपना 22वां क्वेश्चन। दिए गए कूट से सही वाक्यों का चयन कीजिए। वाक्य पहला, घी, मक्खन, वनस्पति तेल, आटा, मसाले एवं शहद जैसी सामग्री हेतु एक मार्ग ग्रेडिंग स्वैच्छिक है। वाक्य 2, तंबाकू, अखरोट, बासमती चावल, प्याज, आलू के निर्यात हेतु एक मार्ग ग्रेडिंग अनिवार्य है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, एक सही है एवं 2 गलत है, एक गलत है और 2 सही है, दोनों ए एवं 2 सही है। ऑप्शन 4 दोनों एक एवं 2 गलत है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं 2, आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर सही है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और अब अपना आंसर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दोनों ही वाक्य यहाँ पर सही है। पहला वाक्य भी घी, मक्खन, वनस्पति तेल, आटा, मसाले एवं शहद जैसी सामग्री एक मार्ग ग्रेडिंग इन पर स्वैच्छिक है, तो ये भी ऑप्शन यहाँ पर सही है। और वाक्य दूसरा, तंबाकू, अखरोट, बासमती चावल, प्याज, आलू के निर्यात हेतु एक मार्ग ग्रेडिंग अनिवार्य है, तो ये भी वाक्य यहाँ पर सही है। तो इसलिए ऑप्शन हमारा यहाँ पर तीसरा सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर रोकथाम करता है गलत मापतोल की, शुद्धता की, मिलावट की या उपरोक्त सभी। पीजीटी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि फूड प्रोडक्ट ऑर्डर रोकथाम करता है तो किसकी रोकथाम करेगा। क्या पहला ऑप्शन होगा, क्या दूसरा ऑप्शन होगा, या तीसरा होगा, या चौथा ऑप्शन होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो फूड प्रोडक्ट ऑर्डर रोकथाम करता है मिलावट की। और मिलावट रोकथाम भी आया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1955 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम आया था, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। में खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब आया था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो 1955 में आया था, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, रेशम एवं मानव निर्मित धागों को डेनियर प्रणाली से मापा जाता है। एक डेनियर कितने मीटर धागे का ग्राम में वजन होता है। जीआईसी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। अपना आंसर आपको देना है कि क्या 1000 मीटर होगा, 900 मीटर होगा, 9000 मीटर होगा, या 90 मीटर होगा। आपको यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि रेशम एवं मानव निर्मित धागों को डेनियर प्रणाली में मापा जाता है। एक क्वेश्चन से तो यहाँ से ही बन रहा है कि रेशम एवं मानव निर्मित धागों को किस प्रणाली से मापा जाता है। तो डेनियर प्रणाली से मापा जाता है। एक डेनियर कितने मीटर धागे का ग्राम में वजन होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। क्या 1000 मीटर होगा, 900 मीटर होगा, 9000 होगा, या 90 मीटर होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से 9000 मीटर। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, वस्त्र की पहचान का अत्यंत महत्वपूर्ण परीक्षण है दहन परीक्षण, विदारण परीक्षण, माइक्रोस्कोपीय परीक्षण या विलेयता परीक्षण। डीएसएसबी पीजीटी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि वस्त्र की पहचान का अत्यंत महत्वपूर्ण परीक्षण क्या होगा। क्या दहन परीक्षण होगा, विदारण परीक्षण होगा, माइक्रोस्कोपीय परीक्षण होगा, या विलेयता परीक्षण होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। वस्त्र की पहचान का अत्यंत महत्वपूर्ण परीक्षण है माइक्रोस्कोपीय परीक्षण। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, मोटाई बरकरार रखने के लिए सूत की क्षमता होती है विकेबिलिटी, प्रतिस्कंदन, लोफ्ट या लचीलापन। यूजीसी नेट एग्जाम 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर बताना है कि मोटाई बरकरार रखने के लिए सूत की क्षमता होती है, क्या होगी, ये आपको यहाँ पर बताना है। कौन सा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है।
तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है लोफ्ट। मोटाई बरकरार रखने के लिए सूत की क्षमता होती है लोफ्ट, तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27। महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते ही चलेगा। आपको यहाँ पर बताना है कि कपास के रेशे की लंबाई होती है। ऑप्शन पहला आधे इंच से 2.5 इंच, ऑप्शन 2 आधे इंच से 5 इंच, ऑप्शन 3 12 इंच से 20 इंच, या ऑप्शन 4 1.5 इंच से या 3.5 इंच। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। कपास के रेशे की लंबाई आपको यहाँ पर बतानी है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो कपास के रेशे की लंबाई होती है आधे इंच से 2.5 इंच की, तो ऑप्शन पहला हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से बीज वाला तंतु कौन सा है? जूट, हेम्प, कपास या लिनन? पीजीटी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि निम्न में से बीज वाला तंतु कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो हमारा ऑप्शन तीसरा यहाँ पर सही है, बीज वाला तंतु है निम्न में से कपास। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अरंडी के पेड़ पर पाए जाने वाले कीड़े से कौन से रेशम का निर्माण होता है? मोती रेशम, मूंगा रेशम, टसर रेशम या एरी रेशम? LT 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि अरंडी के पेड़ पर पाए जाने वाले कीड़े से कौन से रेशम का निर्माण होता है? क्या मोती रेशम का होगा, मूंगा रेशम का होगा, टसर रेशम का होगा या एरी रेशम का होगा? तो अरंडी के पेड़ पर पाए जाने वाले कीड़े से रेशम का निर्माण होता है एरी रेशम का, तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30। भारत में सर्वोच्च सिल्क उत्पादन का क्षेत्र है? कर्नाटक और जम्मू कश्मीर, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद? टीजीटी एग्जाम 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि भारत में सर्वोच्च सिल्क उत्पादन का क्षेत्र कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। भारत में सर्वोच्च सिल्क उत्पादन का क्षेत्र है कर्नाटक और जम्मू कश्मीर। कर्नाटक में लगभग 41% सिल्क उत्पादन होता है, तो ये आप ये भी नोट कर लीजिएगा। तो हमारा ऑप्शन हमारे यहाँ पर पहला ही यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31। लंबाई के धागे या ताना जो कि किनारी के समानांतर होते हैं कहलाती है? ऑफ ग्रेन, ऑन ग्रेन, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं? यूपी पीजीटी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर बताना है कि लंबाई के धागे या ताना जो कि किनारी के समानांतर होते हैं तो कहलाती है, तो क्या कहलाती है ये आपको बताना है। ऑफ ग्रेन कहलाएगा, ऑन ग्रेन कहलाएगा या उपरोक्त दोनों? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो लंबाई के धागे या ताने जो कि किनारे के समानांतर होते हैं ऑन ग्रेन कहलाते हैं, तो ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32। लहंगा, चोली व ओढ़नी किस प्रदेश की महिलाओं के परंपरागत वस्त्र है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक या गुजरात? पीजीटी 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि लहंगा, चोली, ओढ़नी किस प्रदेश की महिलाओं के परंपरागत वस्त्र है? क्या उत्तर प्रदेश की महिलाएं पहनती हैं, राजस्थान, कर्नाटक या गुजरात? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो लहंगा, चोली, ओढ़नी ये राजस्थान की महिलाओं के परंपरागत वस्त्र है, तो ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने 33वें क्वेश्चन की ओर। कौन सी कढ़ाई का सुमेल नहीं है? यहाँ पर नहीं आपको ध्यान से देखते चलना है, यहाँ पर नहीं पूछा गया है। कौन सी कढ़ाई का सुमेल नहीं है? ऑप्शन पहला कसूती कर्नाटक, मुर्री लखनऊ, मोती भारत दिल्ली, कच्छ गुजरात? आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सुमेलित नहीं है। कसूती ये कर्नाटक की है, तो ये तो ऑप्शन हमारा सही है, यहाँ पर नहीं पूछा गया है तो ये तो हमारा नहीं होगा। मुर्री लखनऊ की है, ये भी ऑप्शन सही है, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। कच्छ गुजरात के है, ये भी ऑप्शन सही है, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा तीसरा सही है, मोती भारत ये दिल्ली की कढ़ाई नहीं है। मोती भारत फिर कहाँ की कढ़ाई है? तो ये राजस्थान की कढ़ाई है, राजस्थान। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34। पेंट आदि के दाग छुड़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, साबुन, तारपीन अथवा मिट्टी का तेल, ब्लीचिंग पाउडर? टीजीटी 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताने कि पेंट आदि के दाग छुड़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? क्या हाइड्रोजन पेरोक्साइड का किया जाएगा, साबुन का किया जाएगा, तारपीन तथा मिट्टी के तेल का किया जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर का किया जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पेंट आदि के दाग छुड़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है तारपीन अथवा मिट्टी के तेल का। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35। गंदे कपड़ों पर साबुन की टिकिया के स्थान पर साबुन का चूर्ण, विरंजक चूर्ण का उपयोग यहाँ पर करना चाहिए?
क्या कैसा होता है, खराब होता है, श्रेयस्कर होता है, अच्छा होता है या कोई भी नहीं। आपको बताना है कि यदि कपड़े गंदे हो उन पर साबुन की टिकिया के स्थान पर साबुन का चूर्ण का प्रयोग करें तो कैसा होता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो होता है श्रेयस्कर। ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ पर सही है। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36। निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं रहन सहन का स्तर, मूल्य एवं लक्ष्य, आवास स्थिति, परिवार के सदस्य। आपको यहाँ पर बताना है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। क्या पहला ऑप्शन होगा रहन सहन का स्तर, क्या दूसरा होगा लक्ष्य एवं मूल्य, या ऑप्शन तीसरा होगा आवास की स्थिति या परिवार के सदस्य। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं लक्ष्य एवं मूल्य, तो ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो, हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपको काफ़ी फ़ायदा हमारी क्लासेस से होने वाला है। अगर आप रेगुलर क्लास हमारी देखते हैं तो इस क्लास का आप फ़ायदा उठाइए और भी बच्चों को यहाँ पर साथ में जोड़िए ताकि और भी बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए 37वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निर्णय लेने की प्रक्रिया का सही क्रम बताइए। यहाँ पर निर्णय लेने की प्रक्रिया का सही क्रम आपको बताना है कि कौन सा होगा। पहला, समस्या की व्याख्या करना, दूसरा विकल्प चुनना, तीसरा वैकल्पिक समाधान का प्रयास करना, चौथा निर्णय के लिए जिम्मेदारी लेना, या पांचवा विकल्पों पर विचार करना। आपको यहाँ पर क्रम में लगाना है कि कौन सा यहाँ पर निर्णय लेने की प्रक्रिया का सही क्रम होगा। पहला होगा हमारा समस्या की व्याख्या करना। तो पहला हमारे यहाँ पर होने वाला समस्या की व्याख्या करना। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं पहला दो ही ऑप्शन में है, तो ऐसे तो हमारे दो ऑप्शन यहाँ पर कट गए। तो पहला है हमारा समस्या की व्याख्या करना, दूसरा है हमारा वैकल्पिक समाधान का प्रयास करना। तो यहाँ पर हमारा तीसरा यहाँ पर होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं तो पहला ऑप्शन भी हमारा यहाँ पर कट गया। तो इस प्रकार हमारा यहाँ पर आप समय भी अपना बचा सकते हैं। अगर आपको एक दो यहाँ पर ऑप्शन भी आते हैं, अगर यहाँ पर विकल्प आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तीसरा यहाँ पर दूसरे ही ऑप्शन में है। तो इस प्रकार अगर हम यहाँ पर देखें तो पहला है हमारा समस्या की व्याख्या करना, दूसरा है हमारा वैकल्पिक समाधान का प्रयास करना, तीसरा है हमारा विकल्पों पर विचार करना। तो विकल्पों पर विचार करना हमारा यहाँ पर होगा ये तीसरे नंबर पर, जो हमारा पांचवा है। और यहाँ पर विकल्पों पर विचार करने के बाद होगा हमारा विकल्प चुनना। तो विकल्प चुनना होगा हमारा इसके बाद में दूसरा। तो फिर हमारा होगा यहाँ पर निर्णय के लिए जिम्मेदारी लेना। तो हमारा ये अंत में होगा। तो इस प्रकार आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38। गृह विज्ञान है केवल लड़कों के लिए, केवल लड़कियों के लिए, न लड़कों के लिए और न लड़कियों के लिए, लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए। आपको बताना है कि गृह विज्ञान किसके लिए आवश्यक है। क्या केवल लड़कियों के लिए होगा, क्या लड़कों के लिए वो होगा केवल, ना तो लड़कों और ना ही लड़कियों के लिए, या दोनों के लिए। टीजीटी एग्जाम 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताने की कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो गृह विज्ञान है लड़कों एवं लड़कियों दोनों के लिए। तो ऑप्शन हमारा चौथा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है, यह कथन है कोटजिन। दूसरा ऑप्शन है हमारा ग्रोस एवं कैंडल। तीसरा ऑप्शन है हमारा राजमल पी देवदास। ऑप्शन 4 इरिन ओपनहीम। आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर है और कितने एग्जामों में क्वेश्चन लगातार पूछा गया है। यूपी टीजीटी 2021, एलटी 2020, जीआईसी 2017 और जीआईसी प्रवक्ता 2015 और 14 में भी पूछा गया क्वेश्चन, और पीजीटी 2009 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते हुए चलेगा। आपको यहाँ पर बताना है कि गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है, यह कथन किसका है। तो यह कथन किसका है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, गृह विज्ञान एक व्यवहारिक विज्ञान है। तो गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है, ये कथन है कोटजिन का। तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40। आपको बताना है कि मूल्य बनते हैं किससे बनते हैं। मानव रुचि, इच्छा अथवा अनुभव से, मानवीय विकल्प तथा समस्याओं का हल ढूंढने में, या व्यक्ति तथा स्थिति के बीच अंतर क्रिया से। आपको बताना है कि यह उपरोक्त सभी कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो मूल्य बनते हैं मानव रुचि, इच्छा तथा अनुभव से। तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41। एक अच्छा प्रबंधक है जो, पहला ऑप्शन है उत्तरदायित्वों को दूसरों को
सिखाता है, उत्तरदायित्व को दूसरों को सिखाता है। यह निरंतर निरीक्षण करता है, कर्मचारियों के कार्यों में हस्तक्षेप करता है या भर्त्सना करता है। आपको यहाँ पर बताना है कि एक अच्छा प्रबंधक है जो, तो कैसा होगा ये आपको बताना है। अच्छा प्रबंधक वही है जो निरंतर निरीक्षण करता है, तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42, घरेलू बचत के लिए निम्नलिखित विकल्प सर्वोत्तम है। डाकघर, बैंक, दोनों, एक और दो, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। जीआईसी एग्जाम 2021 और जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम 2009 और 15 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर बताना है कि घरेलू बचत के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वोत्तम कौन सा होगा। क्या डाकघर होगा, बैंक होगा, या दोनों होंगे। तो विकल्प कौन सा यहाँ पर सही है ये आपको हमें बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो घरेलू बचत के लिए निम्नलिखित विकल्प, तो डाकघर और बैंक दोनों ही यहाँ पर सही होगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर तीसरा सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43, बैंक खाते का वह प्रकार कौन सा है जिसमें जमा की गई राशि पर ब्याज नहीं दिया जाता। सावधि जमा, आवर्ती जमा, बचत खाता, या चालू खाता। टीजीटी झारखंड 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि बैंक खाते का वह प्रकार कौन सा है जिसमें जमा की गई राशि पर ब्याज नहीं दिया जाता। तो कौन सा खाता होगा। क्या सावधि जमा होगा, आवर्ती जमा होगा, या बचत खाता होगा, या चालू खाता होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। बैंक खाते का वह प्रकार जिसमें कोई भी जमा राशि पर ब्याज नहीं दिया जाता वह होता है चालू खाता। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र एक आम आदमी में बचत की आदत को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा जमा राशि किसके माध्यम से स्वीकार की जाती है। पहला ऑप्शन है हमारा भारतीय रिजर्व बैंक, दूसरा ऑप्शन भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन 3 डाकघर, ऑप्शन 4 कोई भी सरकारी या गैर सरकारी वित्तीय संगठन। टीजीटी झारखंड 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको अपना आंसर यहाँ पर देना है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, डाकघर। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र एक आम आदमी के बचत की आदत को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा जमा राशि इसके माध्यम से स्वीकार की जाती है, तो डाकघर के माध्यम से स्वीकार की जाती है। तो ऑप्शन हमारा तीसरा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45, प्रतिलाभ जो एक व्यक्ति शेयर से प्राप्त करता है उसका रूप है। ब्याज, लाभांश, सेवाएं, या किराया। टीजीटी राजस्थान में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि प्रतिलाभ जो एक व्यक्ति शेयर से प्राप्त करता है उसका रूप है। क्या ब्याज होगा, लाभांश होगा, सेवाएं होगी, या किराया होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से है, प्रतिलाभ जो एक व्यक्ति शेयर से प्राप्त करता है वह रूप होता है लाभांश। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46, परिवार के लिए भोजन किस प्रकार की आवश्यकताओं से आता है। लचीली, विलासिता, आवश्यकता, या सुविधा। टीजीटी झारखंड 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर बताना है कि परिवार के लिए भोजन किस प्रकार की आवश्यकताओं से आता है। लचीली, विलासिता, या आवश्यकता, या सुविधा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, परिवार के लिए भोजन की किस पर आवश्यकता से आता है, तो आवश्यकताओं से आता है। तो ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47, जो सेवाएं वे सेवाएं परिवार के सदस्यों को बिना धन के उपयोग से प्राप्त होती है तो कहलाती है। अप्रत्यक्ष आय, मानसिक आय, वास्तविक आय, मौद्रिक आय। पीजीटी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि जो सेवाएं परिवार के सदस्यों को बिना धन के उपयोग से प्राप्त होती है तो कहलाती है। तो क्या कहलाएगी ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर से अप्रत्यक्ष आय कहलाती है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48, आय बढ़ने के साथ धनी वर्ग पर किस व्यय का प्रतिशत बढ़ जाता है। स्वास्थ्य, मनोरंजन, शिक्षा, या इनमें से सभी। पीजीटी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते हुए चलेगा। आपको बताना है कि आय बढ़ने के साथ धनी वर्ग पर किस व्यय का प्रतिशत बढ़ जाता है। क्या स्वास्थ्य का बढ़ेगा, मनोरंजन का होगा, शिक्षा का होगा, या इनमें से सभी का होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से धनी वर्ग का व्यय बढ़ जाता है स्वास्थ्य, मनोरंजन और शिक्षा पर। तो उपयुक्त सभी हमारा आंसर यहाँ पर होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
गृहिणी द्वारा बचत करने का उद्देश्य है। पहला ऑप्शन अपनी शान को सुरक्षित बनाने के लिए, ऑप्शन 2 महंगी वस्तुओं को खरीदना, ऑप्शन 3 भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए, या उपरोक्त सभी के लिए। टीजीटी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर बताना है कि एक गृहिणी द्वारा बचत करने का उद्देश्य क्या होगा। क्या पहला ऑप्शन होगा अपनी शान को सुरक्षित बनाने के लिए, क्या दूसरा ऑप्शन होगा महंगी वस्तुओं को खरीदने के लिए, या भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो गृहिणी द्वारा बचत करने का उद्देश्य होता है भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए, तो हमारा तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपनी क्लास के अंतिम क्वेश्चन की ओर। कम दूरी की दुकान से छोटी मात्रा में बार बार सामानों यथा साबुन खरीदने को कहते हैं। दुकानदारी सामान, सुविधाजनक सामान, विशेषज्ञता सामान, या उपरोक्त में से कोई नहीं। टीजीटी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर बताना है कि कम दूरी की दुकान से छोटी मात्रा में बार बार सामानों यथा साबुन को खरीदने को क्या कहते हैं, यह आपको बताना है। क्या दुकानदारी सामान कहेंगे, सुविधाजनक सामान कहेंगे, विशेषज्ञता सामान कहेंगे? अपना आंसर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही, सुविधाजनक सामान कहेंगे। कम दूरी की दुकान से छोटी मात्रा में बार बार सामान अथवा साबुन को खरीदना सुविधाजनक सामान कहलाता है, तो ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ पर सही है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी क्लास। हमारा कंटेंट आपको कैसा लगा उसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपका स्कोर कितना रहा ये भी आपको हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।